हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि संबंधित है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग थ्योरम का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन सारी चीजों को कॉन्सेप्ट्स के रूप में देख रहे हैं क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, IIT JEE मेन या फिर एडवांस में। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं होता है। अगर हम लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी ही ना हो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ बन जाता है। और वेक्टर अलजेब्रा तो अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस इवन IIT एडवांस में भी आराम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन तब जब आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट यानी कि टूल्स को बारीकी से समझोगे और इन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित प्रॉब्लम्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोग बेहतर स्टूडेंट भी बन सकते हो। बच्चों, ये वाला लेक्चर दरअसल पिछले वाले लेक्चर का ही हिस्सा है। तो बच्चों, अगर आप लोग चाहो तो पिछला लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर से आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हो। बच्चों, लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक बातों को बता देता हूं जो कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट से संबंधित था कि अगर दो वेक्टर A और B के बीच हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जिसका कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के मैग्नीट्यूड और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा और साथ में हम लोग लिखेंगे cos थीटा, और जहां पर कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब हम लोग इन अलग अलग थ्योरम्स या फिर कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है कि अगर दो वेक्टर A डॉट B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, तो A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B डॉट A, यानी कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में मतलब नहीं जाता है कि पहले और बाद में हम लोग किस वेक्टर को लिखें। A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B डॉट A। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जाता है मतलब। तो मैग्नीट्यूड आप लोग देखो, A डॉट B अगर हम लोग लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, और B डॉट A लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों केस में सेम ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में जाने तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या कहना होता है। अगर हम लोग तीन वेक्टर को लेकर काम कर रहे हैं और वेक्टर A डॉट ऑफ B प्लस C जो होगा, यानी कि यहां पर तीन वेक्टर है A B C, तो A डॉट प्रोडक्ट ऑफ B प्लस C जो होगा वो हमेशा होगा A डॉट B और प्लस A डॉट C, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं B डॉट A या फिर C डॉट A। क्यों? क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव लॉ से संबंधित है कि इसे आगे पीछे हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि जब हम लोग वेक्टर के एडिशन को का डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर के साथ करते हैं तो सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं A डॉट B और A डॉट C के रूप में। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों यहाँ पर बताओ कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कि स्केलर? ऑब्वियस सी बात है, स्केलर आएगा, क्योंकि A डॉट B भी स्केलर क्वांटिटी, A डॉट C भी स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड का टर्म है, तो दो मैग्नीट्यूड का एडिशन हम लोग सिंपल एडिशन के रूल से कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग बात ट्रायंगल इनइक्वालिटी की करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बताता है और इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अपने पास दो वेक्टर है A और B, अपने पास दो वेक्टर है, कौन कौन सा? A और साथ में कौन सा वेक्टर है? B। तो उस परिस्थिति में
इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन होगा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के समेशन से। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना। ओके स्टूडेंट, इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और आप लोग ये देख भी सकते हो कि अगर दो वेक्टर ए है और बी है, आप लोग ध्यान से देखना, ये वेक्टर ए है और एंगल थीटा है, ये दूसरा वेक्टर है बच्चों कौन सा, बी। तो अगर एंगल थीटा 0 के बराबर होगा तो उस परिस्थिति में ये और ये बराबर भी हो सकता है, यानी कि a प्लस बी हम लोग निकाल लिए और a प्लस बी का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इस मैग्नीट्यूड के आसपास हो। a प्लस बी का वैल्यू कितना, a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर a हम लोग लिख दिए, इसके टेल को इसके हेड से मिला देंगे तो ये वेक्टर b, तो ये जो है रिजल्टेंट जो है दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली a प्लस बी, है ना बच्चों। तो आप लोग देख रहे हो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ये लेंथ जो होगा हमेशा इसके प्लस इससे कम ही होना है। क्लियर, यहां से नजर भी आता है। और ये चूंकि हम लोग एक ट्रायंगल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अपने पास दो वेक्टर है a और b, तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोगों को इन दोनों वेक्टर को ऐड करना हो ट्रायंगल लॉ के अनुसार, तो आप लोगों को पता है कि वेक्टर ए को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, वेक्टर बी का टेल इसके हेड से मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह का चीज बन जाएगा। और ये जो वेक्टर यहां पर बनेगा, ये वेक्टर दरअसल क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वेक्टर a प्लस बी के एडिशन को। तो अगर हम लोग a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर होगा, a का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर, b का मैग्नीट्यूड इस लेंथ के बराबर। आप लोग बताओ, यदि ये a का वैल्यू जो है 10 मीटर हो, मान लो ये b का वैल्यू जो है ये 12 मीटर हो, तो ये a प्लस बी ये जो वैल्यू है ये 10 प्लस 12 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा, ये क्लियर भी नजर आता है। तो बस उसी लॉ को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसको अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फॉर्म, तो वेक्टर a प्लस बी जो होगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को। और इसी फॉर्मूला को या इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का नाम। और ये आप लोग खुद से भी सोच सकते हो, कब बताओ, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगा। अगर a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 हो जाए, तो a के सामने ही b रहेगा इस तरह से। तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग सीधा जोड़ेंगे तो वो a प्लस b के बराबर होगा। अन्यथा हमेशा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं काउच-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। तो काउच-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का क्या कहना होता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर लेते हैं a और b, स्पष्ट है, तो ये दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो ये खुद ही है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ये हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होगा a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ओके स्टूडेंट, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, काउच-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर भी हम लोग खुद से सोच सकते हैं ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से क्योंकि हम लोगों को पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो यानी कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, और ऐसा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी कि थीटा 0, तो अगर इस कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो उस परिस्थिति में a डॉट b जो होगा वो a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर होगा। अन्यथा हमेशा a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से छोटा ही होगा a डॉट b का वैल्यू। अगर यहां पर हम लोग थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले लें
तो यहाँ पर ये वैल्यू माइनस ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ही सीधा लिखते हैं। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड चाहे थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, तो उस परिस्थिति में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। अन्यथा और हर एक स्थिति में ये वाला टर्म छोटा ही होना है इस वाले टर्म से, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है और यही रीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर अपने को दिया गया है और उसके बीच हम लोगों से एंगल पूछा जाए तो वो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर है ए और बी और दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कुछ इस तरह से दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, और दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है b, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके, तो ये इस तरह से दो वेक्टर अपने को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b का वैल्यू तो बच्चों अपने को पता है कि जब हम लोग इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, लेकिन i डॉट j, i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k, k डॉट i, k डॉट j इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। इस वजह से a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, सिंपली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्लियर है। और अपने को क्या पता है कि अगर अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना हो इन सारे कंपोनेंट्स के टर्म में तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर निकालना हो अपने लोगों को तो ये क्या होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। सही है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोगों को पता है बच्चों कि a डॉट b इज इक्वल टू हाउ मच, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा क्या होगा बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है कि नहीं। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स हाउ मच, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर थीटा को सारे कंपोनेंट्स को तोड़कर लिखना हो तो a डॉट b का वैल्यू तो बच्चों अपने को पता है, ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये और ये तीनों का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो थीटा विल बिकम्स इक्वल्स टू cos इनवर्स a डॉट b equals to how much, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 and magnitude of a will becomes equals to square root of a1 square plus b a2 square plus a3 square into b का मैग्नीट्यूड b1 square plus b2 square plus b3 square। ओके, तो ये कहानी बनती है थीटा को लेकर। सही है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी का, यानी कि अगर अपने पास दो वेक्टर है तो अपने को पता करना हो कि ये दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो हम लोग कैसे जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर मान लेते हैं a और दूसरा वेक्टर b। एक वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, और b वेक्टर जो होगा दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। अपने पास ये दो वेक्टर है। अगर मान लो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी कि इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन इन दिस केस थीटा विल बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो cos थीटा विल बिकम्स इक्वल्स टू 0। मींस व्हाट, a डॉट b की अगर हम लोग बात करें डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम लोग 0 रख लें तो a डॉट b विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच, 0, है कि नहीं स्टूडेंट।
और a डॉट b अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि a डॉट b होता है कितने के बराबर, तो a1 b1, क्योंकि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0 होता है। तो अगर हम लोग a डॉट b को कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना होगा बच्चों, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है कि नहीं। लेकिन अपने को जानना क्या था कि वो कंडीशन जिस कंडीशन में ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो क्लियर है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 हो, यानी कि अगर a डॉट b 0 हो और डॉट प्रोडक्ट यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 हो, तो उस स्थिति में ये दोनों वेक्टर 0 होंगे। यानी कि if a डॉट b इज इक्वल टू 0 या फिर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों परिस्थिति में ये दो वेक्टर a एंड b बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस परिस्थिति में a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब बच्चों वेक्टर a और b के डॉट प्रोडक्ट को लेकर एक नई बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर अपने पास दो वेक्टर है a और b, तो ये भी आप लोग याद रखना कि अगर निगेटिव ऑफ वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे किसके साथ, वेक्टर b के साथ, तो ये निगेटिव ऑफ a डॉट b के बराबर होगा। सिमिलरली वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर b के साथ करेंगे तो वो भी निगेटिव ऑफ वेक्टर a डॉट b के बराबर होगा। और अगर निगेटिव ऑफ वेक्टर a डॉट निगेटिव ऑफ वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो वो सिंपली a डॉट b के बराबर होगा। यानी कि ये सामान्य मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ओके स्टूडेंट्स। और बच्चों एक बात आप लोग बताओ कि अगर हम लोगों को दो वेक्टर a और b दिया गया है और अपने को पता है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो इस परिस्थिति में क्या क्या बात हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हो सकता है या तो वेक्टर a जो है वो 0 होगा, या तो वेक्टर b 0 होगा, और या तो a वेक्टर जो होगा वो b के परपेंडिकुलर भी होगा। इन सारी बातों को आप लोग याद रखना और समझना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानेंगे। यहां तक पढ़ने के बाद स्केलर प्रोडक्ट पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो बेहतर यही होगा कि साथ साथ यानी कि आज के ही दिन उन सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बनाओ। क्योंकि मेरा सोचना हमेशा ये है कि जब आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो तो वहां पर लेट अस सपोज दैट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब समय बर्बाद करता है। करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो वो आप रफ मैनर में भी बना सकते हो, लेकिन बात क्या होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए कम समय में। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि हमेशा एक टाइम वॉच सामने रखो और उस टाइम वॉच में टाइम फिक्स करो कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आप लोगों को का काबिलियत है। जैसे 1 घंटा आप लोग समय फिक्स कर रहे हो तो 1 घंटा में पहले से ही दिमाग में फिक्स कर लो कि अपने को 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाना है। इससे फायदा क्या होगा कि कम समय में आप लोग ज्यादा क्वेश्चन बना लोगे तो देखना ऑटोमेटिकली आप लोगों को खुद बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलने जा रही है। और मेरे लिए आप लोग क्या करोगे बच्चों, तो आप लोगों को पता ही है। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को अगर हो सके तो जबरदस्ती उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स।